ये बच्चा मेरे को देखते से क्यों चिल्लाने लग गया? वो अभी ये कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। अभी साक्षी जी खड़ी हुई, वंदना की इन्होंने, तो महिलाएं जो पीछे बैठी थी या सेकंड थर्ड लेयर पे बैठी थी वो यहाँ आगे आकर के बैठ गई कि चलो ये महिला है कुछ सुना रही है। ये रोहित भाई खड़े हुए तो पीछे से युवा वर्ग आगे खसक के आगे खाली सीटों पे, बोले अपने लेवल का आदमी है। जैसे मैं खड़ा हो तो बच्चा चिल्लाने लग गया, बोले ये भी अपने कैटेगरी का है। बहुत अच्छे, इसलिए अच्छा बोला है रोहित भाई। ये जिसकी भी पांडुलिपि हो आप अवेयर लो इसको क्योंकि 2 घंटे में हमको निपटाना भी है। हाँ, जैसे तैसे हम हमारी दुकानदारी जमाएंगे और ये आपके भविष्य पर हमारा वर्तमान चौपट करेंगे। बहुत अच्छा। हमारे को कम समय में मतलब कम गेंद पे ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करना है। वाह मनीष भैया, आपको मुस्कुराते हुए देख करके मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, आपकी शक्ल मेरी सासू माँ से मिलती जुलती है, सेम टू सेम। दाढ़ी का भी फर्क नहीं, उनकी भी थोड़ी थोड़ी आती है। बहुत बढ़िया, अद्भुत आप लोगों ने कवि सम्मेलन कराया है। हाँ भाई। और राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ फाउंडेशन का ये कार्यक्रम, इस नाम को रटने में मेरे को 2 दिन लगे। मनीष भाई ने बोला कि रोहित भैया का नाम में जरा से भी त्रुटि हुई कि 2000 काट लूंगा इतने खतरनाक व्यक्तित्व हैं। मैंने कहा अच्छा हुआ, नहीं तो आप राजस्थान में कराते तो ये 2000 काटते तो बचता कुछ भी नहीं मेरे को यहाँ तो फिर भी आप दे रहे हो। इन्होंने मेरे को बुक कर लिया, टेंशन इतना रहता है, आप आनंद लेना। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आपके माथे पे सल पड़े और मेरी बॉडी पे बल पड़े। अच्छा, हाँ, कोई बिल्कुल नहीं। और क्योंकि बॉडी पे बल पड़े तो इतना लायक चेचिस भी मेरा नहीं है, भगवान ने बनाई है ऐसा है। आप कवि सम्मेलन को अगली टिप्पणी से शुरू कर देंगे तो आनंद की हिलोर उठेगी और 10:30 पे जाकर के खत्म होगी। मेरी गारंटी है कि मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूं, देश का नहीं पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा कवि हूं जो शुरू होते ही खत्म हो गया। उस भगवान ने बनाया ही ऐसा है, बड़ी कंजूसी के साथ में। जैसे आपने कार्यक्रम कराया कि नहीं कराया कंजूसी के साथ में, वैसे ही वही स्थिति है, भगवान ने बनाया ऐसा। अभी देखो मैंने मेरी साइज का कर लिया ये माइक, आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, माइक टेंट भूंगे चोंगे अच्छे, ऑडिटोरियम भी महंगा है, आप खर्चा कर रहे हैं, आपके पास में पैसा है, आप साहित्य का एक अनुष्ठान करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है साहब। आप चाहते तो किसी सुपरस्टार को, मुंबई में कोई कमी नहीं है, किसी सुपरस्टार को बुला सकते थे, आप बड़े से बड़ी भजन संध्या रख सकते थे, कैलाश खेर को बुला सकते थे, लेकिन आपका बजट कम था है ना। आप लोग आनंद, तो ये मैं फिर भी मैं कह रहा था कि मेरी साइज का कर लिया ये माइक, नहीं तो पिछले दिनों उज्जैन में उलझ गए साहब मैं, मेवाड़ वालों। मेरा वहां कवि सम्मेलन था, अब हम लोग वहां बैठ गए कवि सम्मेलन के मंच पे, उस माइक वाले ने माइक लगाया। अब उसके माइक में ये स्थिति कि उसके माइक का हैंडल में जंग लगी हुई। अब जंग लगी हुई सर, वो ऊपर नीचे नहीं हुए, टस से मस नहीं है, हिले ही नहीं। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चतुर, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए जानी भैया जैसा तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंस। तालियां अच्छी बजती रहे आप लोगों की, बड़ी स्थिति बेकार है साहब। अभी आप लोग आनंद लेना, मैं कोई मेरे साथ दुर्घटना, ये सब बड़े बड़े कवि हैं, ये सब कल्पना के कवि हैं, मैं विडंबना का कवि हूँ। मेरे साथ में दुर्घटना घटती है साहब। पिछले दिनों हम लोग 3 कवि और साथ में कवित्री, अब दृश्य देखना, हम 3 कवि और साथ में कवित्री। जैसे वहां ग्वालियर पहुंचे, अब सफर में था तो लोअर टी शर्ट पहन रखा, मैंने बैग लिए रखा। अब देखना लोग कैसे हल्के में लेते हैं इस चीज को। जैसे हम लोग वहां पहुंचे 3 कवि साथ में कवित्री, जैसे वहां पहुंचे तो आयोजकों ने स्वागत किया, आइए आइए सर बैठिए। हम लोग वहां रिसेप्शन हॉल में बैठे ही थे, चाय पानी शुरू किया, 10 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक व्यक्ति थे उनको जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगे यार मनीष भैया। मैंने कहा अरे मैडम चाटा क्यों मारा? अरे बोले बात ही इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात ही इसी कर रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या? अगर कवित्री का जवाब ठीक लगे तो आपकी तालियां ठाके के साथ उठे। मैंने कहा मैडम चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से बार बार पूछ रहे थे, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता कविता सुनाता है। बहुत अच्छे भाई, ये स्थिति है। आप हंस रहे, मेरे प्राण निकलते हैं। अभी पिछले दिनों में वहां महाकाल बाबा के दर्शन करने गए, हमारे उज्जैन है इंदौर के पास में, आप लोग भी आए होंगे दर्शन करने।
सवारी के श्रावण वगैरह में, तो श्रावण में महाकाल बाबा की सवारी निकलती है। तो मैं बड़ा आध्यात्मिक आदमी, मैंने कहा चलो प्रभु के दर्शन कर लें बाबा के। तो मैं गया, तो मैं अकेला नहीं गया, मेरी 5 साल की बेटी है, हाँ मेरी खुद की है, तो मैं उसको आप भरोसा तो रखो। वो बात अलग है कि महीने भर तक मेरे को भरोसा नहीं हुआ। अब मैंने अब दृश्य देखना, दृश्य हास्य हमेशा, जो हास्य का जो जन्म होता है, सेटायर जहां से क्रिएट होता है, वो हमेशा विसंगति से होता है, दुर्घटनाओं से हो सकता है, सीधी सीधी बात से हास्य प्रकट नहीं हुआ। अब मैंने मेरी गुड़िया को उठा रखा, सत्य घटना। अब वहां उज्जैन में महाकाल के वहां दानी गेट पे खड़ा, गुड़िया को हाथ में उठा रखा, महाकाल की सवारी निकल रही, जय जय महाकाल के नारे लग रहे, भयंकर अटाटूट भीड़, भयंकर भीड़। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाऊं? अब ना मेरे को दिख रहा ना बेटी को दिख रहा, तो मेरा दिमाग खराब हुआ। 10 मिनट तक तो मैंने प्रयास करा, उसके बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा पंडित दर्शन यूं नहीं होंगे, धक्का दो और घुसो। अब मैंने गुड़िया को उठाया और धक्का देकर के घुसने लगा, तो आगे ही एक बाबूजी खड़े हुए थे, बुजुर्ग, धोती कुर्ते में। वो मेरे को देख करके चिल्लाए, बोले ए बेटा यहाँ कहाँ घुस रहा है भीड़ में, और ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। ताली रोक के रखो, आगे काम आएगी। अभी मेरा दिमाग खराब हुआ। उन्होंने बोला कि बच्चे को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। मैंने कहा बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छोरी को लेके बोले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। बहुत अच्छे। अब बताओ आप, अब ये स्थिति है, मतलब इतना हल्के में ले रहे लोग। मैं तो अभी यहाँ टीवी शो के लिए आया, वाह भाई वाह में, वहां 3-4 एपिसोड किए, तो वहां शूटिंग के बाद में वो लोग प्रोमो के लिए फोटो लेते हैं, फोटोग्राफर्स। तो पहले एक कवि खड़े हुए, उनके फोटो लिए, 15-20 फोटो उस फोटोग्राफर ने अलग अलग एंगल से, इधर से उधर से 10 प्रकार से। फिर कवित्री खड़ी हुई, उनके फोटो लिए 15-20 फोटो अलग अलग एंगल से। फिर मेरा नंबर आया तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैं बैठने लगा यार चुपचाप। तो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, अरे बोले ले ले रोहित जन्नाट की भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले नहीं ले ले इनके भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार, बोले क्यों यार? अरे बोले रोहित जन्नाट को बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। वो दुर्गति है, आपको क्या बताऊं। अच्छा आप सोच रहे होंगे देखो ये ऐसा दिख रहा, नहीं, ईश्वर ने बनाया, भगवान को भी आनंद आया। मतलब भगवान ने जब मनुष्य बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो मेवाड़ वालों भगवान को भी मजा आया, भगवान ठहाका लगा के हंसा, अरे बोले मजा आ गया। तो नारद जी ने प्रभु से पूछा, बोले प्रभु क्या मजा आ गया? आपने तो इतने सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित जन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया? अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। तालियां भरपूर उठे आप लोग। मैं अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे हास्य विनोद के साथ में, आप थोड़ा मन में भी आपके चल रहा होगा कि यार बाकी तो ठीक ठाक है लेकिन ये कैसा हो रहा है। नहीं देखिए, मैं इसके पीछे तर्क देता हूँ। यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, माता शक्ति बैठी हुई हैं। जब महिलाएं घर में खाना बनाती है मनीष भैया, घर में जब भोजन बनाती है आटा गूंथ करके, तो रोटियां बना लेती हैं। रोटियां अगर बन जाए और आखिरी में, राजस्थान वालों आखिरी में अगर थोड़ी सी आटे के लोई रह जाए, लोया रह जाए आटे का, तो छोटी सी रोटी बना के रख देती है। हम कवियों को भी भगवान ने बनाया होगा, अच्छे अच्छे बना दिए। बहुत अच्छे, जितना बचा। सुदीप भैया, जाने भैया, मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है। वाह 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 वाह, हाँ हाँ, जय हो, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। डर गया ये? नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बड़े आनंद दे रहे हैं। मैं पिछले दिनों आपको बताऊं, भाई साहब समस्या की बात कर रहे थे कि समस्या में आदमी टेंशन में, समस्या में है और समस्या से हास्य प्रकट होता है। अभी पिछले दिनों में जा रहा अमृतसर तरफ सर, अब ट्रेन में सेकंड एसी उस कोच में मेरे ठीक सामने की बर्थ पे सरदार जी बैठे हुए। रात के 11 बजे जैन साहब उन्होंने टीसी को पकड़ा। अरे बोले सर आपसे प्रार्थना। बोले बोलिए वीर जी। बोले कि ये ट्रेन अमृतसर जा रही है, 7 बजे 6:30 बजे लगेगी। बोला हाँ, 4 बजे लुधियाने लगेगी, रात को 4 बजे। आप प्लीज मेरे को उठा देना, जगह देना, मैं सो रहा हूं। अरे बोले सर आप किसी और को बोलिए। अरे बोले नहीं, सब लोग सोए रहेंगे, किसको बोलूंगा, आप तो घूमते रहोगे।
आप मेरे को उठा देना प्लीज, 4 बजे लुधियाना उतरना, मेरी नींद बड़ी खराब है जी, बड़ी खराब नींद है, आप मेरे को जबरदस्ती उठा देना, धक्के मार के बाहर कर देना, पर प्लीज मेरे को उठा देना। टीसी ने कहा कि ठीक ठीक सर, ओके। टीसी ने उनको सुला दिया, मैं भी सो गया। अब 6:30 बजे, 6:45 बजे जब अमृतसर गाड़ी लग गई तो मेरी नींद खुली, शोरगुल हो रहा। अब बुरी तरह से सरदार जी उनके माथे आ रहे टीसी के, और बोले क्या आदमी है यार, उठाने का बोला था उठाया नहीं, मेरी नींद नहीं खुली और तुमने बिल्कुल उठाया नहीं, अमृतसर आ गया, क्या बेवकूफ आदमी। और सरदार जी ने उनको 25 गालियां देते हुए वो ट्रेन से उतर गए। ये दृश्य देख के मेरे को भी बड़ा बुरा लगा, तो मैंने टीसी महोदय से कहा, उनका सर वो सरदार जी ने 25 गालियां दे दी, आप कुछ भी नहीं बोले। तो टीसी बोला कि ये सब तो छोड़ो, मैं तो यूं सोच रहा था कि इस सरदार के चक्कर में जिस सरदार को मैंने 4 बजे आधी रात को उतार दिया, बहुत अच्छे, वो कितनी गालियां दे रहा होगा। बहुत अच्छे। मैं उसका अनुमान लगा रहा हूं। संकट पे संकट है, बहुत दुर्घटना है, मेरे साथ दुर्घटना हो जाती है। मैं ट्रेन में सफर कर रहा, अभी राखी के टाइम हमारे इंदौर से रतलाम जाना, रतलाम मेरी बुआ रहती है, मैं बुआ को लेने जा रहा, भीड़ भयंकर। अब ट्रेन में आगे से धक्का लगा, समस्या देखना, धक्का लगा तो वो धक्का मैंने पीछे वाले को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मैं सही नहीं पाया, मैंने पीछे वाले को ट्रांसफर कर दिया, तो वो अड़ गया मेरे से, थोड़ी हाथापाई की नौबत आ गई, झगड़ा हो गया। तो वो मेरे से क्या बोला, मैं 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचा था, आनंद लेना। क्या अबे वो मेरे से बोला कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। चेचिस कहते हैं कार के ढांचे को, उसने मेरे ढांचे का अपमान किया कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है, तुझ पे तो फूंक मारना भी एक सितम है, मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चांटे में, मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चांटे में, चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है, चेचिस इंजन में तो दम है। तो अब दुर्घटनाएं हो रही हैं, सब चीज हो रही हैं, लेकिन आप हर प्रकार की स्थिति से जीत सकते हो मोटिवेट होकर के, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप महिलाओं से नहीं जीत सकते। हाँ, महादेव नहीं जीत पाए अपनी पत्नी से, राम नहीं जीत पाए सीता से, जाना ही पड़ा मृग के पीछे उनको, तो आप और हम क्या जीत सकते हैं। मनीष भैया, अभी थोड़े दिन पहले की बात, मैं आदरणीय जानी भैया के साथ, सुदीप भैया के साथ, इनके साथ बनारस तरफ यात्रा में गया, उत्तर प्रदेश। अब उधर गया तो बनारस में मैंने 1000 रुपए की साड़ी ली, दोनों मेरे अग्रज, दोनों बड़े भैया मेरे साथ में, मैंने 1000 की साड़ी ली और वाइफ को कॉल किया, मैंने कहा श्वेता मैंने 500 रुपए की साड़ी ली है, मैं तेरे को यहाँ से पार्सल कर रहा हूं, तू देखना। बोले ठीक है, 500 रुपए की। मैंने कहा हाँ बनारस में तो ढेर है, तू देखना आनंद लेना। मैंने ये बोल करके फोन काट दिया, साड़ी पार्सल कर दी। अब आदरणीय सुदीप भैया ने बोला पंडित ये क्या उल्टी गंगा व्यवहार है। मैंने कहा कैसी? अरे बोले लोग तो 500-600 की खरीदते हैं, पत्नी को 1000-2000 की खरीद बताते हैं। अरे तू उल्टा बता रहा, 1000 की अभी पेमेंट करा हमारे सामने और 500 की बता रहा है बहू को। अरे मैंने कहा दादा आपकी बहू है ऐसी? बोले कैसी? मैंने कहा मैं कोई भी चीज लेके जाता हूँ इंदौर के, देखिए मैं मुंबई से लाया। अच्छा भाई कितने की लाई ये 2000 की। ये इंदौर के राजवाड़ा पे 1000 रुपट्टी में मिल जाती। ये भिंडी क्या भाव लाए? ये 20 रुपए की आधे किलो। ये 10 रुपए में ठेले पे मारी मारी फिर रही है। कैसी भिंडी लाए? मछलांदी मट बिल्कुल कैसी हो रही है तुम्हारे जैसी। तो वो इतने हल्के में लेती है, उसको लगता है कि मेरे पति को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। हालांकि उसको क्या लगता है, हर पत्नी को कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति भले ही बड़े से बड़ा विधायक हो जाए, कलेक्टर हो जाए, एसपी डीएसपी हो जाए, मंत्री बन जाए, लेकिन जब वो घर जाता है तो उसकी पत्नी उसको एक ही बात बोलती है कि तुम्हारे में अक्कल नाम की चीज नहीं है। और अगली बात पे ठाका तालियों के साथ गूंजेगा आपका कि वो पति भी हाँ ही हिलाता, गर्दन हिला के हाँ ही भर रहा होता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरे में अकल होती तो इससे ब्याह कौन करता। बहुत अच्छे, वाह। इस पे ज्यादा ताली आई आपकी। 12-15 मिनट हो गए प्राण निकलते। हाँ भाई, स्वागत, आराम। तो मैंने क्या कि आपकी बहू है ऐसी हल्के में लेती, तो मैंने इसीलिए 1000 की साड़ी 500 की बताई। बोले ठीक है, वेरी गुड। अब अगले 2 दिन बाद हम लखनऊ में थे, उसका फोन आया, बोले साड़ी मिल गई। मैंने कहा 1 नंबर, चलो बढ़िया। कैसी लगी साड़ी? बोले बहुत शानदार लगी। मैंने कहा चलो बढ़िया, 500 में क्या। और बोले नहीं बहुत अच्छी लग रही साड़ी, एक और बात सुनो। मैंने कहा हाँ क्या? बोले कि साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही मेरे को तो, लेकिन वो पास वाली विमला भाभी को साड़ी और भी अच्छी लग रही थी। आपने 500 रुपए में खरीदी थी, मैंने 700 रुपए में टिका दी। अब बताओ, ये मरण हो रहा है। लेकिन बड़ी स्थिति खराब है सब, बहुत विचित्र स्थिति है। आइए मैं चीजें को अब धीरे धीरे समेटता हूं, क्योंकि हमें आदरणीय आशीष भैया को, सुदीप भैया को, जानी भैया को, सभी को सुनना है क्या। तो अब अभी पिछले दिनों की बात है, एक गांव के मंदिर में ड्योढ़ी पर एक महिला भीख मांगा करती थी। तो 10 दिन से उस गांव में जो चातुर्मास करने के लिए संत आए थे, तो उन्होंने देखा कि ये बूढ़ी अम्मा भिक्षावृत्ति करती है मंदिर की ड्योढ़ी पर बैठकर। तो उन्होंने जाकर के संत ने पूछा उस अम्मा से कि अम्मा आप भीख मांगती हैं इस वृद्धावस्था में, घर में कोई नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाबा जी, जो पति थे वो तो सिधार के 20 साल पहले, बेटे को पढ़ा लिखा दिया, वो विदेश चला गया है, वहां नौकरी करता है। अरे बोले विदेश चला गया, नौकरी करता है, आपको कुछ पैसा नहीं भेजता? बोले नहीं नहीं, अब वो हर महीने एक चिट्ठी जरूर भेजता है बाबा जी, लेकिन मैं तो अनपढ़ गवार हूं, पढ़ना मुझे आता नहीं। अब बच्चे ने हो सकता कुछ समस्या लिखी हो तो बस चूम लेती हूँ, छाती से लगा लेती हूँ और दीवार पे चिपका देती हूँ। ये सुनकर के संत को कुछ संकोच हुआ, कुछ संशय मन में प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि अम्मा हमें घर ले चलोगी? अरे बोले अहो भाग्य हमारे, आओ आओ महाराज। वो बूढ़ी अम्मा अपने घर लेके गई। जैसे ही संत ने घर में प्रवेश किया, देखते क्या है कि घर की तीनों दीवारों पर 30-30 हजार, 40-40 हजार के ड्राफ्ट लगे हुए हैं, चेक लगे हुए हैं। वो संतान हर महीने अपनी माँ को पैसा भेजती है ताकि माँ का जीवन यापन हो, लेकिन माँ अनपढ़ गंवार होने के कारण उसका मोल नहीं समझती, उसका महत्व नहीं समझती, बस चूमती है, सीने से लगाती है और लगा देती है। बस यही स्थिति हमारी भी है। हमारे भी ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें रामायण दी, भागवत दी, रामायण महाभारत और सारे ग्रंथ पुराण वेद शास्त्र दिए, लेकिन हमने अलमारी में रख करके अगरबत्ती लगा के केवल प्रणाम ही किया। अगर हम पढ़ लेते तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता, हमारे जीवन में आनंद भर जाता। आज आवश्यक है सनातन की उन बूंदों को संभालने का, उस अमृत की बूंदों को पान करके और अपने जीवन को धन्य करने का। मैं 4 पंक्तियों में बात समेटता हूं कि आपने इस होली के उत्सव पे एक कार्यक्रम किया है, और ये होली का उत्सव या दिवाली का उत्सव तब उत्सव हो सकता है जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े होकर के या -20 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े होकर के देश के नौजवान हमारी रक्षा करते हैं। आज जब पूरा देश, पूरी दुनिया युद्ध के पैमाने पर खड़ी है, तब भारतीय सेना के उस पराक्रम को प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियां आप मेवाड़ वालों को समर्पित करता हूं, क्योंकि राजस्थान से सबसे ज्यादा अगर भारतीय सैनिक जाते हैं तो सबसे बड़ा गर्व राजस्थान के लिए हुआ करता है। क्या बात है। 4 पंक्तियां पहुंचा करके मैं स्थान ग्रहण करता हूं। आप लोग मुझे विदा कीजिएगा और तालियां मेरे लिए नहीं, भारतीय सैनिकों के लिए और उस देश के प्रधान के लिए दीजिएगा जिसने ये परिवर्तन जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो परिवर्तन किया है कि दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। भारत माँ की खातिर किसी ने राजघराना छोड़ दिया, और हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, हुंकार भरी जब सीमाओं पर जाकर वीर सपूतों ने, तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया। तो आंख दिखाते दुश्मन ने भी आंख उठाना छोड़ दिया। एक बार मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।